नमस्कार सभी को। अ, आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में, जिसका नाम है खेल खेल में। मेरा नाम मीशा है और मैं अर्ली बर्ड के साथ काम करती हूँ। अर्ली बर्ड नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य लोगों में पक्षियों और प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। शुरुआत करते हैं भारत के पक्षियों के बारे में बात करके। पक्षी वर्ग ऐसा है जो हर जगह पाया जाता है। ये आपको जंगलों में, रेगिस्तान में, यहाँ तक कि समुद्र के आसपास भी दिखेंगे। और क्योंकि भारत में जंगलों की और बासों की इतनी विविधता है, भारत के पक्षी भी उतने ही विविध हैं। और हमारे यहाँ तकरीबन पक्षियों की 1300 प्रजातियां पाई जाती हैं। और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमें दूर जंगलों में ही या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में या बर्ड सेंचुरीज में ही पक्षी दिख सकते हैं। पर इससे पहले कि हम पक्षियों को देखने के बारे में और बात करें, मैं पूछना चाहूंगी कि हम पक्षियों को देखते ही क्यों हैं, या उन्हें जानने का प्रयास क्यों करें। बहुत लोगों के लिए पक्षियों को देखना शायद प्रकृति के करीब आने का एक सबसे आसान तरीका है। पक्षी रंग बिरंगे होते हैं, अच्छी तादाद में पाए जाते हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये हर जगह पाए जाते हैं। और इनको सहारने के लिए आपको कोई बड़े कैमरा या और कोई साधनों की भी जरूरत नहीं है। तो ये है कुछ शहरों में पाए जाने वाले आम पक्षी। अगर आप दाईं ओर से देखना शुरू करें तो यह है कबूतर, यह है मैना, चील, कौवा, कोयल, तोता, गौरैया, और ये है किलकिला, बुलबुल। और ये पक्षी कौन सा है, आप क्या आप मुझे बता सकते हैं? दाहिनी ओर। अपना जवाब कृपया चैट बॉक्स में लिखें। कॉमन टेलर बर्ड कोई कह रहा है, क्या किसी को इसका हिंदी में नाम पता है? इसको हिंदी में दर्जन भी कहते हैं, क्योंकि ये पत्तियों को सिल कर अपना घोंसला बनाता है। तो ये है शहरों के कुछ जाने पहचाने पक्षी। और आपके आसपास कौन से पक्षी ज्यादातर दिखते हैं, ये आप देश के किस कोने में हैं उस पर भी निर्भर करता है। तो पक्षियों को पहचानना कैसे शुरू करें? इसका एक बहुत ही काम का तरीका है कि पहले आप पक्षियों के आकार को समझें कि वे किस परिवार के पक्षी हैं। जैसे कि पहले आप एक चील और कौवे में, या चील और गिद्ध में, या एक बुलबुल और एक बसंते में फर्क करना सीखें, और फिर आप उनकी ठीक प्रजातियों को जानने की कोशिश करें। और बहुत बार ऐसा होगा कि आपको पक्षी दिखने के बजाय सुनाई देंगे। तो एक छोटी सी क्विज खेलते हैं, जिसमें मैं पक्षी की आवाज प्ले करूंगी, और आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि ये कौन से पक्षी की आवाज है।
क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन से पक्षी की आवाज़ है? मैना, सही जवाब। कॉमन मैना, सही जवाब है कॉमन मैना। अगली कॉल। क्या आप बता सकते हैं कि ये इन तीनों में से कौन से पक्षी की आवाज़ है? तो ये सामान्य तोता यानी रोज़ रिंग पैराकीट की आवाज़ है। तीसरा कॉल। तो कुछ लोग किंगफिशर कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये चील यानी ब्लैक काइट की आवाज़ है। तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत बार ऐसा होगा कि आपको पक्षी सिर्फ सुनाई देगा और दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए पक्षियों की आवाज़ को जानना बहुत ज़रूरी है और इनकी आवाज़ को याद रखने का एक बहुत ही बढ़िया सुझाव है कि आप किसी ऐसे वाक्य या वाक्यांश के बारे में सोचें जो आपको उस पक्षी की आवाज़ या उसके गाने की याद दिलाता हो। उदाहरण के लिए मैं आपको काले तीतर या ब्लैक फ्रैंकोलिन की आवाज़ सुनाती हूँ और ये पक्षी खेतों में या खुले घास के मैदानों में पाया जाता है और ये हरियाणा का राज्य पक्षी भी है। तो मैं इसकी आवाज़ सुनाती हूँ आपको। तो बोला जाता है कि इसकी आवाज़ ऐसे लगती है कि ये कह रहा है सुबह तेरी कुदरत। एक बार और सुनाना चाहूँगी आपको इसकी आवाज़। तो एक और ऐसा पक्षी है जिसका नाम है सामान्य पपीहा या इंडियन कुकू और इसके पीछे एक इसकी आवाज़ के पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है। तो उत्तराखंड में काफल करके एक फल होता है जो गर्मियों में आता है और कहानी ये है कि एक गरीब माँ और बेटी गर्मी में काफल बेचने के लिए इकट्ठे करके लाते हैं और माँ खेत में जाने से पहले अपनी बेटी को उन काफल पर नजर रखने के लिए कहती है और गर्मी की वजह से काफल सिकुड़ जाते हैं और माँ जब वापस आती है और देखती है तो ये सोचकर कि उसकी बेटी ने सारे काफल खा लिए हैं, गुस्से में आकर उसको मारती है और उस पर गुस्सा करती है। और होता क्या है कि शाम को काफल फिर से फूल जाते हैं और माँ को पता चलता है कि बेटी ने आखिर काफल नहीं खाए होते और माँ को फिर बहुत ही पछतावा होता है और वो दुख से मर जाती है। तो और ये जो पक्षी है, ये उसी समय गाना शुरू करता है जब काफल का अ, जब काफल पकते हैं। तो लोग कहते हैं कि इस पक्षी की आवाज़ ऐसे लगती है कि ये बोल रहा है, काफल पाको, मैं नीचा खो। इसकी मैं आवाज़ सुनाती हूँ आपको।
तो ऐसे वाक्यों को पक्षी की आवाज से जोड़कर उन्हें याद करना आसान हो जाता है। और काफी पक्षी ऐसे भी हैं जिनके नाम ही उनकी आवाज पर निर्धारित हैं, जैसे कि टिटहरी या रेड बॉटल लैपिंग या छोटा किलकिला या कॉमन किंगफिशर। और अब मैं आपको एक पक्षी की आवाज प्ले करके सुनाऊंगी और आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि ये आपको किसकी तरह सुनाई दे रही है। कोई कह रहा है विच विच। तो यही बात है कि अगर आप पक्षी की आवाज को किसी वाक्य से जोड़ेंगे तो उसको याद रखना बहुत ही आसान होगा। और पक्षियों की आवाज को सीखने के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन है अर्ली बर्ड के इंटरैक्टिव पोस्टर्स। मैं जरा अगर आप अर्ली बर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे और रिसोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ इंटरैक्टिव पोस्टर्स दिखेंगे। ये जलीय पक्षी, जंगलों के पक्षी और हमारे आसपास के सामान्य पक्षी जैसे पक्षियों के बारे में जानकारी देते हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे हमारे आसपास के पक्षी का एक इंटरैक्टिव पोस्टर दिखाती हूँ। और इसकी खास बात यह है कि ये 7 भाषाओं में उपलब्ध है और आप इसमें से किसी भी पक्षी पर अगर क्लिक करेंगे तो उसके बारे में जरा सी जानकारी या कोई तथ्य और उसकी आवाज आप सुन सकते हैं। तो ये थे कुछ तरीके पक्षियों की पहचान करने के। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ खेलों के बारे में बात करते हैं। तो पहला खेल है सच या काल्पनिक। ये खेल आप कक्षा में या घर पर बच्चों के साथ खेल सकते हैं और इसमें एक व्यक्ति को कंडक्टर यानी मार्गदर्शक बनना होगा। और इस खेल में आप कमरे को 2 भागों में बांट दीजिए। एक भाग होगा सच और दूसरा भाग होगा काल्पनिक। और एक व्यक्ति जो कंडक्टर या मार्गदर्शक हैं वो पक्षियों के बारे में एक वाक्य पढ़ेंगे और जिन्हें वो वाक्य काल्पनिक लगे वो कमरे के काल्पनिक भाग की ओर जाएं और जिन्हें वो वाक्य सच लगे वो कमरे के सच भाग की ओर जाएं। तो उदाहरण के लिए सभी पक्षी उड़ते हैं। क्या ये सच है या ये काल्पनिक है? ये काल्पनिक है क्योंकि कई पक्षी जैसे पेंगुइन और शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकते। तो आइए इस गेम को आजमाते हैं। तो इस गेम को खेलने के लिए आप लोग पार्टिसिपेंट्स की जो लिस्ट है उसके नीचे यस और नो के बटन्स ढूंढ लीजिए। और मैं आपके सामने पक्षियों के बारे में एक वाक्य कहूंगी और अगर आपको लगे कि वो वाक्य सच है तो हरा यस बटन दबाएं और अगर आपको लगता है कि वो वाक्य काल्पनिक है तो लाल नो बटन दबाएं। तो पहला तथ्य ये है कि सभी पक्षियों के पंख होते हैं। क्या ये सच है या काल्पनिक?
सभी पक्षियों के पंख होते हैं। 5 लोग कह रहे हैं हाँ और 4 लोग कह रहे हैं ना। मैं आपको बता दूं कि ये सच है। सभी पक्षियों के पंख होते हैं। पक्षी वर्ग ही एक ऐसा अनोखा वर्ग है जानवरों में जिनके पंख होते हैं। अगला वाक्य, उल्लू दिन के समय नहीं देख सकता। क्या ये सच है या काल्पनिक? तो 2 लोग कह रहे हैं कि ये सच है और 7 लोग कह रहे हैं ये काल्पनिक। ये काल्पनिक बात है क्योंकि उल्लू दिन के समय देख सकते हैं। उनकी आंखें रात को शिकार करने के लिए बनी हुई हैं, लेकिन वो दिन में भी देख सकते हैं। अगला सवाल, अधिकांश पक्षी अपने घोंसले में साल भर रहते हैं। तो सभी लोग ना कह रहे हैं। बिल्कुल ये बात काल्पनिक ही है कि पक्षी अपने घोंसले में साल भर रहते हैं, जबकि पक्षी सिर्फ प्रजनन के समय अंडे देने के लिए और चूजों को बड़ा करने के लिए घोंसला बनाते हैं। सभी पक्षी अंडे देते हैं, सच या काल्पनिक? तो सभी लोग हाँ कह रहे हैं और एक इंसान ना कह रहे हैं। ये सच है कि सभी पक्षी अंडे देते हैं। अगला और आखिरी सवाल, अंडे का पीला भाग बड़ा होकर चूजा बनता है, सच या काल्पनिक? हाँ, तो सब लोग कह रहे हैं कि ये सच है। आपको बता दूं कि ये बात काल्पनिक है। अंडे का पीला भाग सिर्फ चूजे के पोषण के लिए होता है। असली में जो भाग बड़ा होकर चूजा बनता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो अगले खेल की तरफ बढ़ते हैं। इस खेल का नाम है प्रकृति के खोजी। और ये गेम आप अर्ली बर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं 16 खाने बने हुए हैं और हर खाने में पक्षियों से जुड़ी कुछ बातें लिखी हैं। तो आप इस शीट के साथ बाहर जाकर या अपने घर से खड़े होके आसपास देखिए। और इस खेल का उद्देश्य ये है कि आपको किसी भी पंक्ति के चारों खाने पूरे करने हैं। और आप ये गेम अकेले या टीम या समूह में भी खेल सकते हैं। और इसके लिए आपको पहले से पक्षियों की कोई जानकारी होना जरूरी नहीं है। हमारा अगला गेम पक्षियों के जीवन चक्र पर निर्धारित है। इस खेल में दिए गए कार्ड्स पक्षियों के जीवन के हर चरण को दर्शाते हैं। और इन कार्ड्स को भी आप अर्ली बर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। इस खेल के लिए आपको कम से कम 5 लोग चाहिए होंगे, जिनमें से एक इंसान कंडक्टर या मार्गदर्शक होगा। इस खेल के राउंड्स प्रवास, घोंसला बनाना आदि ऐसी चीजों पर निर्धारित हैं। और हर राउंड में प्रतिनिधि कार्ड्स उठाएंगे और उस कार्ड पर जो निर्देश लिखा होगा उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अगर कार्ड पर लिखा है कि जिस जंगल में आप घोंसला बनाते हैं वो नष्ट हो गया है और आप एक कदम पीछे चलें। या किसी कार्ड पर लिखा होगा कि आप जिस जंगल में रहते हैं वो संरक्षित है, तो आप एक कदम आगे बढ़ें। ऐसे कर करके 6 राउंड्स होंगे। और 6 राउंड्स के बाद जो टीम या जो व्यक्ति सबसे आगे होगा वो जीत जाएगा।
तो ये खेल बच्चों को पक्षियों के संघर्षों से बहुत अच्छे से परिचित करता है। और इसमें भी आपको पक्षियों के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं चाहिए। अब मैं अगले जो कुछ गेम्स हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगी वो हमारे वो अर्ली बर्ड के फ्लैश कार्ड्स पर निर्धारित हैं। तो अर्ली बर्ड के फ्लैश कार्ड्स आप हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। आप उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और फिलहाल ये अभी सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, लेकिन इनका ट्रांसलेशन जारी है और कुछ महीनों बाद ये हिंदी में भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो इन फ्लैश कार्ड्स में कुछ पक्षियों के चित्र हैं और हर चित्र के पीछे उस पक्षी के बारे में कुछ जानकारी और कुछ तथ्य लिखे हुए हैं। तो पहला गेम जो है उसका नाम है याददाश्त का खेल। ये गेम आप दो लोग या टीम्स बनाकर भी खेल सकते हैं और इसमें आप जो ये फ्लैश कार्ड्स हैं इनको फैलाकर अपने सामने रख दें और जो पक्षी का जिस जिस साइड पर पक्षी का चित्र बना है उसको ऊपर की ओर रखें। और खेल का ये उद्देश्य है कि हर टीम बारी बारी से कार्डों का एक जोड़ा उठाएगी जिसके पीछे उस पक्षी का फूड यानी खाना या हैबिटेट यानी वास का चिन्ह मेल खाता हो। अब इसमें इस खेल के लिए आपको पक्षियों की थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है, लेकिन काफी बार पक्षी के रूप को ही देखकर आप उसके वास या वो क्या खाता है या उसके व्यवहार का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि पक्षियों की चोंच को ही देख लें। पक्षियों की चोंच उनके खाने के व्यवहार के मुताबिक विकसित हुई है। अगर किसी पक्षी की चोंच छोटी और बहुत ही पतली और बहुत ही नुकीली हो तो आप कह सकते हैं कि वो कीड़े खाता होगा। या फिर कोई ऐसा पक्षी है जिसकी बहुत ही तेज और बहुत ही मुड़ी हुई चोंच हो तो आप कह सकते हैं कि वो एक शिकारी पक्षी है या वो मांसाहारी है। और पक्षियों की चोंच काफी अलग अलग प्रकार की होती हैं और ये दर्शाने के लिए एक छोटा सा खेल खेलते हैं। तो इस खेल में मैं आपको किसी एक पक्षी की चोंच दिखाऊंगी और आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि वह क्या खाता होगा। कीड़े, पौधे, मांस, फल या फूलों का रस या दाने या सब कुछ। तो पहला पक्षी का चित्र है। इसकी चोंच को देख के आप बताइए कि ये क्या खाता होगा। एच, सब लोग एच कह रहे हैं। एच सही जवाब है क्योंकि ये चित्र एक शक्करखोरे की है जिसको सनबर्ड भी कहते हैं और इसकी पतली छोटी सी चोंच होती है जो उसको फूलों से रस लेने में मदद करती है। अगला चित्र। एफ, काफी लोग एफ कह रहे हैं। एफ सही जवाब है क्योंकि एक शिकारी पक्षी है जिसकी चोंच मुड़ी हुई होती है मांस को फाड़ने के लिए। तीसरा चित्र।
ग्रेन, काफी लोग डी कह रहे हैं। तो ये चोंच छोटी और मोटी है और ये दाने खाने के लिए और दाने पकड़ने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो सही जवाब है डी। अगला चित्र। कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग डी, कुछ लोग एफ। सी, जी। तो एक्चुअली तो सही जवाब सभी है। ये कौवे की चोंच है और कौवा एक सर्व आहारी है, जिसका मतलब है कि वह हर तरीके के चीजें खाता है। अगली चोंच। ए, बी। इसका सही जवाब है ए। ये एक कटफोड़ा है और कटफोड़े कीड़े खाते हैं। अगला चित्र। काफी लोग सी कह रहे हैं। सही जवाब सी है। ये एक टूकन का चित्र है और हम भारत में धनेश जो कि हॉर्नबिल है, वो उनकी इस प्रकार की चोंच होती है जो फलों को खाने में उनकी मदद करती है। और आखिरी चित्र ये है। कुछ लोग ए कह रहे हैं पर कुछ लोग बी कह रहे हैं। तो सही ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक किंगफिशर यानी किलकिले की तस्वीर है और ये मछली खाता है। तो अगले खेल की ओर बढ़ते हैं। इस खेल को आप फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करके एक क्विज के तौर पे खेल सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि जो फ्लैश कार्ड्स हैं उनकी एक तरफ एक चित्र, पक्षी का चित्र बना होगा और दूसरी तरफ उसके बारे में कुछ तथ्य और कुछ वाक्य लिखे होंगे और उसके बारे में, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, छोटा सा एक क्विज भी होगा। तो ये खेल आप टीम बनाकर या दो लोग मिलकर खेल सकते हैं, जिसमें आप फ्लैश कार्ड्स सामने अपने रख दें और बारी बारी करके फ्लैश कार्ड को उठाएं और उसके पीछे लिखा जो प्रश्न है वो पढ़ें और फिर सामने वाले को गेस करना होगा कि उसका सही जवाब क्या है। और इस खेल के लिए भी आपको पक्षियों के बारे में पहले से थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इस अगले गेम के लिए फ्लैश कार्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका नाम है पिक्शनरी या चित्र बनाने का खेल। और इसमें आपको बाकी के सदस्यों को पक्षी का चित्र बनाकर गेस करवाना है कि वह कौन सा पक्षी है। अगला खेल काफी लोग आप में से काफी लोग इस खेल से वाकिफ होंगे। इसका नाम है डम्प शरेड्स और ये भी पिछले खेल की तरह ही है। बस फर्क ये है कि इसमें आपको पक्षी की ड्राइंग बनाने के बजाय आपको पक्षी की नकल करके बाकियों से गेस करवाना है कि वह कौन से पक्षी का नाम है। और ये फ्लैश कार्ड्स के साथ जो भी खेल आप लोग खेल सकते हैं, इन सब के वीडियोस अर्ली बर्ड के यूट्यूब चैनल पर भी हैं।
और आप उनको देखकर जान सकते हैं कि इन फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अगला और आखिरी खेल जो है उसका नाम है 20 सवाल या फिर 20 क्वेश्चंस। और ये खेल सिर्फ पक्षियों तक सीमित नहीं है। ज़्यादातर लोग इसको बॉलीवुड के एक्टर्स के नामों के साथ खेलते हैं। और इसमें एक सदस्य पक्षी का नाम सोचेगा और दूसरों को वो नाम गेस करना है ऐसे सवाल पूछकर जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सकता हो। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने उल्लू का उदाहरण दिया है। तो ये थे कुछ खेल जो मेरे ख्याल से जिनमें सारे ही आप अपने घर पे या अपनी कक्षा में आजमा सकते हैं। और अब मैं आपको एक एक्टिविटी के बारे में बताना चाहूँगी जो आप अपने आसपास के पक्षियों की विविधता को समझने के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में आपको हर रोज कम से कम 15 मिनट के लिए बाहर जाकर पक्षियों को देखना है और पक्षियों के नाम और उनकी संख्या की लिस्ट बनानी है। और एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद जब आप काफी पक्षी देख चुके होंगे तब आपको एक ग्राफ बनाना है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें जो आड़ी लाइन या एक्स एक्सिस होगा उसमें आप लिखेंगे पक्षियों के नाम और जो सीधी लाइन है या जो वाई एक्सिस है उसमें आप मार्क करेंगे पक्षियों की संख्या। तो इस एक्टिविटी से आप एक बहुत ही अच्छा अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से पक्षी सामान्य हैं, क्योंकि जो सबसे सामान्य पक्षी होगा वो आपको सबसे ज्यादा तादाद में दिखेगा, और कौन से पक्षी दुर्लभ हैं। और अगर आप पूरे साल ऐसे पक्षी गिनेंगे तो आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन से पक्षी साल भर दिखते हैं, या कुछ ऐसे पक्षी हैं जो सिर्फ गर्मियों में दिखते हैं, कुछ ऐसे पक्षी हैं जो दिखते तो साल भर हैं लेकिन गाते सिर्फ गर्मियों में हैं। और फिर आप बाकी शहरों में जो अपने दोस्त हैं उनके साथ भी आप अपने ग्राफ्स कंपेयर कर सकते हैं। और ये फोटो दिल्ली से मेरी एक दोस्त हैं अफशान हुसैन, उन्होंने भेजी थी, जिन्होंने अपने स्कूल के बच्चों के साथ ये एक्टिविटी ट्राई करी थी। और अब मैं बात करना चाहूंगी कुछ ऐसे खेलों के बारे में जो सिर्फ पक्षियों तक सीमित नहीं है, ये आपको प्रकृति के बारे में भी जागरूक होने में मदद करेंगे। तो इनमें से एक पहला खेल है हिडन हाउसमेट्स, जो हमारा प्रकृति के खोजी वाले खेल से मेल खाता है। इसमें भी बहुत से खाने बने हैं और हर खाने में आपके आसपास जो आपको प्रकृति से जुड़ी चीजें दिखेंगी उनके चित्र बने हैं, और आपको एक पंक्ति में कोई भी तीनों चीजों को खोजना होगा। और ये आप अर्ली बर्ड की वेबसाइट, अर्ली बर्ड नहीं, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन की वेबसाइट पर ढूंढ सकते हैं। और ये लेकिन अंग्रेजी में उपलब्ध है सिर्फ। और ये जो बाकी दो खेल हैं जंगल डोमिनोज और वाइल्ड लाइफ बिंगो, ये आप लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन की वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये आपको पक्षियों के ही नहीं बल्कि आपके आसपास के बाकी जानवरों और पेड़ पौधों के बारे में भी आपको जागरूक करेंगे।
और कुछ पुस्तकों के बारे में भी बात करना चाहूँगी। एकतारा की कुछ मैगजीन्स हैं, साइकिल और प्लूटो, जिनमें काफ़ी बार पक्षियों पे बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं। और स्टोरी वीवर करके भी एक वेबसाइट है जहाँ पे ये लोग कुछ पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं जो प्रकृति पे, जिन पे कुछ प्रकृति पे निर्धारित आर्टिकल्स भी होते हैं। और जो लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए एक ये बहुत ही दिलचस्प पेज है, जंगल कथा, जहाँ पे संजय कबीर जी प्रकृति के बारे में और पंछियों के बारे में काफी चीजें लिखते हैं। और आखिर में पक्षियों के बारे में जानने के कुछ संसाधनों के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। अगर आप पक्षियों की आवाज और उनके गानों को सुनना चाहते हैं और उन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं, तो जीनो कैंटो करके एक वेबसाइट है जहाँ पर हर पक्षी की का गाना आपको सुनने को मिलेगा। और मर्लिन एक ऐप है जो आप अपने फ़ोन में डाल सकते हैं। ये आपको पक्षियों की पहचान करने में मदद करेगी, बहुत ही बढ़िया ऐप है ये। जो जीनो कैंटो और मर्लिन सिर्फ अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। अगर आपको हिंदी में कुछ जानकारी चाहिए तो अर्ली बर्ड की वेबसाइट पर जाकर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, हमारे कुछ इंटरैक्टिव पोस्टर्स हैं और हमने कुछ पॉकेट गाइड्स भी पब्लिश करी हैं जिसमें आपको पक्षियों के बारे में हिंदी में जानने को मिलेगा। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान की पॉकेट गाइड्स जो हैं वो हिंदी में भी उपलब्ध हैं। और अगर आपको कोई फील्ड गाइड चाहिए हो तो आप उत्तर भारत के पक्षी जो रिचर्ड ग्रिमेट द्वारा लिखी गई है उसको भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का हमारा सेशन ख़त्म करूँगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अटेंड करने के लिए। और अगर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया चैट बॉक्स में टाइप करें। और मेरे साथ गरिमा भी हैं और रमन भी हैं मेरे ख्याल से। रमन नहीं, मेरे साथ सिर्फ नहीं, रमन नहीं है। तो सिर्फ तो गरिमा भी हैं जो इन सवालों का उत्तर देने में मेरा मदद करेंगी। तो अगर आपके पास कोई भी सवाल है आप कृपया चैट बॉक्स में लिखें। दर्शकों को बता दूं कि इस सेशन का वीडियो हमारे फेसबुक के पेज पर भी होगा और हम इसे जल्द ही यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे। तो अगर आपसे कोई स्लाइड छूट गई हो या कोई बात छूट गई हो, आप वापस यूट्यूब या फेसबुक पर जाकर इस सेशन का वीडियो फिर से देख सकते हैं। और जैसा कि गरिमा ने चैट बॉक्स में भेजा है, हमारे आगे के सेशंस से जुड़ने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे फॉलो करें, जहां हम अपने आगे के सेशंस के बारे में पोस्ट करते हैं। और अगर आपको हमारे पिछले सेशंस देखने हो, हमने पक्षियों पर हिंदी में 2 और सेशंस किए हैं, वो आप हमारे YouTube के चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक अभी गरिमा ने चैट बॉक्स में लिख दिया है।
अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ हमारे साथ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीक्स आर देयर? बहुत ही अलग-अलग प्रकार की चोंच होती हैं नरेंद्र जी। इसका कुछ अनुमान तो नहीं होगा मेरे पास, पर अगर आप पक्षियों को देखना शुरू करें, तो आप खुद ही अनुमान लगा पाएँगे कि कितनी विविधता है। उत्तर भारत के पक्षी बुक कहाँ से खरीद सकते हैं? आप ऑनलाइन ढूँढिए तौकीर। ये मिशा, ये किताब BNHS ने प्रकाशित की है, तो आपको भी बता दूं। लेकिन ये अभी इस समय उपलब्ध है या नहीं, ये मुझे ठीक से जानकारी नहीं है, क्योंकि BNHS ने प्रकाशित की थी, पर शायद ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। फिर भी आप ढूंढें तो शायद आपको मिल सकती है किसी बुक स्टोर में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से गरिमा सेशन एंड करते हैं। सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया फिर से हमसे आज जुड़ने के लिए। और प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर फॉलो करें अगर आप आगे के सेशंस के बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद।